Welcome students in today's video. Today's topic is general entries in pro rata allotment case and today's subtopic is adjustment in allotment only. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला है एप्लीकेशन पे उसे हम अलॉटमेंट की कॉल तक किस तरह से एडजस्ट करेंगे। मतलब आज हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करेंगे वो अलॉटमेंट की कॉल तक ही करेंगे, बाकी कॉल्स नॉर्मल कॉल्स की तरह ही होगी। तो किस तरह से हम इन सारी एंट्रीज को करेंगे, आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक लिया था उसके अंदर हमने रिफंड केस लिया था कि लमसम पेमेंट जब आप लेते हैं और इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप लेते हैं और इन दोनों के अंदर ही जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता है तो आप रिफंड एंट्रीज किस तरह से करेंगे। मतलब आप पैसा जो एक्स्ट्रा है उसे आप रिटेन नहीं कर रहे हैं, आप उसे शेयर होल्डर को इमीडिएट आप रिफंड कर रहे हैं। तो वो एंट्रीज हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। उसके अंदर जो एक एंट्री या एक पोर्शन जो था जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, उससे मैंने कहा था कि आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वही हम आज का वीडियो बना रहे हैं जिसमें था कि रिटर्निंग द एक्सेस अमाउंट दैट इज सिंपली कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। कि आपको जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आपको मिल रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है उसके अंदर आपका जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है वो आप रिफंड नहीं कर रहे हैं, उसको आप रिटेन कर रहे हैं। और रिटेन क्यों कर रहे हैं? आप उसको रिटेन करके आप जो आगे की कॉल्स है उसके अंदर आप एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन बनती है उसे ही हम प्रो रेटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन कहते हैं। तो आइए हम इसी चीज का आगे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रो रेटा अलॉटमेंट, देखिए मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। क्या होता है जब बच्चे कंपनी के प्रो रेटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस को करते हैं तो कई बार वो इसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअली चीज हो क्या रही है, ये क्यों पैसा एडजस्ट किया जा रहा है आगे अलॉटमेंट के अंदर, वो इसका एक बेसिक ओवरव्यू कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये प्रो रेटा अलॉटमेंट वर्क किस तरह से कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा इस स्लाइड को आप। देखिए सपोज कीजिए कंपनी है वो 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है, 1 लाख शेयर बेचना चाहती है वो, और जो उसका इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है और 3 रुपए का सेकंड एंड फाइनल कॉल है। इस तरह से वो किस्तों में पैसे लेगी। कंपनी को जो एप्लीकेशन मिलती है वो 2 लाख शेयर्स की मिलती है। अब ध्यान दीजिए, कंपनी बेचना 1 लाख शेयर चाहिए लेकिन एप्लीकेशन उसको 2 लाख की मिल रही है। अब क्या होगा इस स्थिति में क्या होगा कि कंपनी के पास में एक्चुअल में 2 लाख एप्लीकेशन का पैसा आया है, पर कंपनी इशू 1 लाख ही कर सकती है। यानी जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, एक तरीके से कंपनी उसको 1 शेयर ही दे सकती है अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करके चलूं। प्रो रेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो आप करोगे, प्रोपोर्शनेट रेशियो में जो आप अलॉटमेंट करोगे, तो यही आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट है कि जब आपके पास में एप्लीकेशन ज्यादा होती है और आप अलॉटमेंट कम शेयर्स को करते हो तो यही आपकी प्रो रेटा अलॉटमेंट की सिचुएशन कहलाती है आपकी। तो यहाँ एक रेशियो बनता है कि एक तरीके से जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा आपने उसको 1 ही शेयर दिया है। तो यहां पे सीधी सी बात है, जब आपने कम शेयर दिए तो 1 शेयर का पैसा आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो कि एप्लीकेशन का है। तो किस तरह से आगे देखिए इसमें वर्किंग रहेगी। अब कंपनी तो देखिए 1 लाख शेयर पे ही एप्लीकेशन लेना था, तो 1 लाख पे जो कंपनी को एप्लीकेशन मिलना था वो मिलना था 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज कंपनी को एक्चुअली मिलने थे। पर कंपनी को एक्चुअली मिला कितना है? कंपनी को 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, 2 लाख पे उसको 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को 4 लाख रुपीज रिसीव हुए। यानी कंपनी को मिलना तो 2 लाख ही था, लेकिन कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो उसके शेयर ज्यादा अप्लाई हुए तो 2 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिलेगी। एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपीज है तो टोटल 4 लाख रुपीज कंपनी को मिलेगा। अब क्या करेगी कंपनी? देखिए अब कंपनी एक्स्ट्रा जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका कुछ उसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले हम एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए कंपनी को चाहिए था 2 लाख, मिला 4 लाख, यानी 4 लाख में से मैं 2 लाख रुपए अगर लेस कर दूं तो 2 लाख रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा मिला है। अब कंपनी 2 लाख रुपए का क्या करेगी? देखिए इस केस में तो कंपनी पहले चाहे तो कंपनी 2 लाख रुपए रिफंड कर सकती है। इजीएस्ट केस ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला था, आप चाहो तो उस 2 लाख को रिफंड कर दो, भैया आपको हम पूरे शेयर अलॉट नहीं कर पाए, तो एक तरीके से जो 1 लाख शेयर का एक्स्ट्रा पैसा था वो आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी उस पर रिफंड कर दीजिए। सेकंड केस ये हो सकता है कि कंपनी रिफंड नहीं करके
उसको रिटेन कर ले अपने पास में, और आगे भी तो कंपनी को पैसे लेने। देखिए आगे 1 लाख शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट के 3 रुपए लेने हैं आपको, तो आगे अलॉटमेंट का पैसा भी तो ड्यू होगा। तो कंपनी चाहे तो इस 2 लाख रुपए को अपने पास रिटेन कर सकती है, इसलिए कि भाई आगे हम उस पैसे को आपकी जो अलॉटमेंट का अमाउंट हम ड्यू करेंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए 2 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो आपका अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बनता है, 1 लाख शेयर है आपके पास में, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, टोटल 3 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी आगे इसको 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए पहले ही आया हुआ है तो वो एडजस्ट करके नेट फिर 1 लाख रुपए ही शेयर होल्डर से डिमांड करेगी। तो ये जो आपका मैंने नीचे वाला केस डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, पैसे को रिटेन कर रहे हैं कि हम आगे अलॉटमेंट में उस एक्स्ट्रा पैसे को हम एडजस्ट कर देंगे। इसी इक्वेशन को क्वेश्चन में प्रोरेटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस के नाम से दिया जाता है, और इसी को फिर हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसको अलॉटमेंट वाली एंट्री में किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, वही सारा प्रोसेस हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है। देखिए तो प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब सिंपली है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपको पूरे शेयर तो आप इशू कर नहीं सकते हैं, तो यही प्रोरेटा अलॉटमेंट कहलाता है। इसके अंदर फिर 2 केस हैं, रिफंड कर दो या रिटेन कर लो। तो रिफंड वाला मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। रिटेन करने का मतलब है उस पैसे को आप अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हो आप। तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे उसी सारी चीजों को आगे समझ लेते हैं। देखिए प्रोरेटा अलॉटमेंट, देखिए क्या एंट्री होगी। देखिए सीधी सी बात है, रिफंड वाली एंट्रीज तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो यहां पे तो मैं यही मान रहा हूं कि हमें जो इक्वेशन है कि हम पैसे को रिटेन करेंगे, मतलब आगे अलॉटमेंट और कॉल्स में हम काम में ले सकते हैं। तो आप उसको अलॉटमेंट और कॉल्स में काम में लेना चाह रहे हैं, तो देखिए जो एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होती है उसके अंदर आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन ज्यादा मिली है तो जो ज्यादा अमाउंट था वो आप क्या करेंगे, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की हम कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज करेंगे। अगर पैसा आपका फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक के लिए भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो 2 कॉल्स इन एडवांस करके आप अकाउंट खोल देंगे। ये सेकंड एंट्री में आपको करना होता है। तो 2 शेयर कैपिटल में तो 1 लाख का जो अभी वीडियो में जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 1 लाख का अमाउंट तो देखिए आपकी शेयर कैपिटल में जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा वो अलॉटमेंट में चल जाएगा, और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है। इस क्वेश्चन में तो नहीं था जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में लिया था, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो आप कॉल्स इन एडवांस में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको सेकंड एंट्री में करना होता है। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल रूल है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नोट चीज क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी, देखिए कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूरी इक्वेशन आती है, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन की एक्स्ट्रा मनी का क्या करना है। मतलब तो देखिए जब क्वेश्चन साइलेंट होता है और एक्स्ट्रा मनी के लिए कुछ भी नहीं बोलता है तो आप उस पैसे को अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप उसका पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने की आप आराम से कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्टेट्स या तो साइलेंट रहता है या क्वेश्चन बोलता है स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट, या फिर साफ लिखा हुआ है कि पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो आप। देन सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी यूज ओनली फॉर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इफ स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंडेड। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे तो आप अलॉटमेंट तक ही करेंगे, उसके आगे तक आप नहीं लेके जाएंगे। भले ही आपके पास में अलॉटमेंट का पैसा भी एडजस्ट करने के बाद में अमाउंट बचा हुआ तो भी आपको आगे नहीं लेके जाना है, फिर आपको रिफंड की एंट्री करनी होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। तो हमारे पास में 2 केस आ गए, या तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तभी भी आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देगा कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है तो हमें अलॉटमेंट तक ही करना है। सेकंड है देखिए इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स देन द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, द बैलेंस इफ स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंडेड। देखिए अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है हमें कि अलॉटमेंट तक भी जाएगा और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो आप कॉल्स इन एडवांस पे डाल सकते हो, यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक उसको आप काम में ले सकते हो। तो फिर आप आराम से उसको कॉल्स तक काम में लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है, और फिर भी पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको फिर आप एक्स्ट्रा पैसे को आप रिफंड कर दोगे आप। तो ये कुछ 2 जनरल रूल है जो अलॉटमेंट, जो प्रोरेटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो सेकंड इक्वेशन थी इसके अंदर देखिए इसकी एंट्री मैंने ऊपर बताई है कि आप जो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा हुआ है वो कैपिटल में तो ट्रांसफर हो ही गया, फिर अलॉटमेंट में भी कर दिया आपने ट्रांसफर और कॉल्स इन एडवांस में भी कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन की ही मैंने एंट्री बताई थी आपकी। तो आई होप यहां तक आपको जनरल ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फिर मैं आपको प्रोरेटा से रिलेटेड कुछ रूल्स बताऊंगा जिन रूल्स की मदद से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
देखिए नवकार लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक. अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4. Application were received for 75,000 shares. Applicants for 70,000 shares were made pro rata allotment and amount of remaining applicants was refunded. Excess application money was utilized to adjust allotment. All the amounts were duly received. Do the journal entry. देखिए आपके क्वेश्चंस में 50,000 नवकार लिमिटेड के शेयर्स हैं जो वो बेचना चाहती है. 10 रुपए का शेयर है, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं दिया, यानी फेस वैल्यू पे ही बेच रहे हैं 10 रुपए में. एप्लीकेशन 3 रुपए की है. देखिए जैसा कि क्वेश्चन ने बताया हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि आप पहले हमेशा जब इंस्टॉलमेंट में हो तो इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए. 3 रुपए की देखिए एप्लीकेशन है, 3 रुपए का अलॉटमेंट है और 4 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. कंपनी के पास में 75,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई. देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया. ये 50,000 आप बेचना चाह रहे हो, 75,000 की आपको एप्लीकेशन मिली, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. फिर आगे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 70,000 शेयर्स वर मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट. देखिए 75,000 में से 70,000 शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया है. देखिए अब आप बेच तो 50,000 ही सकते थे, एप्लीकेशन 70,000 आई है, तो आप ये कह रहे हो कि 70,000 जो शेयर अप्लाइड हुए थे उनको आपने 50,000 शेयर दे दिए. इसकी सीधा सा मतलब है, देखिए एक तरीके से जिसने 7 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको आपने 5 शेयर दिए. देखिए सीधी सी बात यह है. प्रो रेटा अलॉटमेंट यहां पे कितना हुआ, 70,000 एप्लीकेंट्स को आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, यानी 70,000 को आपने कितने दे दिए, 50,000 शेयर दे दिए. तो यानी 7:5 का रेशियो बन रहा है आपके, यानी हर 7 शेयर पे आपको 5 शेयर मिले तो 2 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है. बाकी जो 5,000 बचे उनके लिए 7 लिखा हुआ है, तो उनको तो आपने क्लियरली रिफंड कर दिया, यानी कि उनको कुछ में नहीं दिया है आपने. आगे लिखा हुआ है देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज टू एडजस्ट अलॉटमेंट. देखिए साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है तो अलॉटमेंट तक ही होगा एडजस्ट, उसके आगे एडजस्ट आप नहीं कर सकते. ऑल द अमाउंट फॉर ड्यूली रिसीव, डू द जनरल एंट्री. आपको सारे अमाउंट रिसीव हो गए, आपको जनरल एंट्री करनी है. तो देखिए यहां पे हमने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. अब देखिए यहां पे जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं, उनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, उसको हमें एक टेबल के अंदर प्लेस करना होता है ताकि हमें सारे अमाउंट्स की क्लियरिटी रहे कि टोटल एप्लीकेशन पे हमें कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिला है और कितना अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर रहे हैं. तो एक टेबल हम बनाते हैं जिसे हम एनालिटिकल टेबल कहते हैं. उस टेबल की मदद से फिर हमारे पास में सारे अमाउंट आ जाएंगे और फिर उस टेबल से फिर हम जर्नल एंट्रीज के अंदर उस अमाउंट को प्लेस करेंगे. तो ध्यान से समझ लीजिए, एनालिटिकल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. अगर आपने टेबल समझ ली, आपके प्रो रेटा से रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. तो आइए देखते हैं एनालिटिकल टेबल हम किस तरह से बनाएंगे. देखिए एनालिटिकल टेबल में हमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं. तो पहला कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर का, दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का, तीसरा कॉलम है एक्स्ट्रा शेयर, फोर्थ कॉलम इज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट जो रिसीव हुई, फिफ्थ कॉलम इज अलॉटमेंट ड्यू, सिक्स्थ कॉलम इज एडजस्टमेंट अलॉटमेंट एंड सेवंथ कॉलम इज नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल. देखिए ध्यान दीजिए, हमें तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना था, इसलिए टेबल अलॉटमेंट तक बनी है. अगर आपका पैसा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक एडजस्ट हो सकता है तो आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक बनाते हैं. पर आज की वीडियो का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है, देखिए हम अलॉटमेंट तक ही एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो हम अलॉटमेंट तक का ही एडजस्टमेंट करेंगे. इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन भी अलॉटमेंट के हिसाब से दी गई है. तो जब आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये एनालिटिकल टेबल में 7 कॉलम्स आपको बनाने. देखिए और हर कॉलम मैंने बता दिया है उसका नाम किस चीज से रिलेटेड है. ये आपकी इस तरह से 7 कॉलम हो गए. अब देखिए एक एक कॉलम को मैं डिस्कस करते चलता हूं और बताते चलता हूं. देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर के अंदर आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप टोटल अप्लाइड शेयर लिख दीजिए. देखिए इस क्वेश्चन में 75,000 है. और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में सबसे पहले आप टोटल अलॉटेड लिख दीजिए. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ही ढंग से बना लिया तो बाकी के कॉलम आराम से बन जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है. तो देखिए सबसे पहले आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर टोटल लिखना है. देखिए टोटल 75,000 शेयर है और टोटल अलॉटेड हमारा 50,000 है. हमेशा आपको टोटल वाला पहले लिखना है आपको. इसके बाद में देखिए आपको क्वेश्चन में देखने कितने ग्रुप बन रहे हैं. देखिए हमारे इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप है, मतलब ये जो टोटल 75,000 हमें एप्लीकेशंस मिली है, 2 भागों में हम बांट सकते हैं. जो क्वेश्चन नहीं बताइए उसको हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन जैसे बोलता है हमें वैसे ही बनाना है. तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखिए पहला ग्रुप क्वेश्चन ने बोला कि 70,000 एप्लीकेंट्स को आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, यानी 70,000 शेयर को ही आपने 50,000 शेयर दिए, तो ये 70,000 तो अप्लाई हो गया और अलॉटेड आपने 50,000 कर लिया. देखो पहला ग्रुप तो ये हो गया. दूसरा जो ग्रुप है ऑटोमेटिकली देखिए 75 एप्लीकेशन मिली थी 75,000 में से 70,000 की आपने एंट्री कर दी. अभी बाकी कितना बचा, देखिए 75,000 में से आप 70,000 लेस करेंगे तो 5,000 बचा, आपकी सेकंड ग्रुप हो गया. इसको कितने शेयर दिए आपने, देखिए 50,000 थे, 50,000 के 50,000 पूरे अलॉट कर दिए आपने, तो ये 5,000 आपका जीरो आ गया नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड में, यानी ये रिजेक्टेड वाला था जो लिखा हुआ था ऊपर
70,000 shares were made pro rata allotment and amount of remaining applicants was refunded. remaining applicants, तो देखिए 70,000 की एंट्री हो रही है, 75,000 में से 70,000 की, तो 5,000 सीधे सीधे रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने का मतलब जीरो हो गया आपके। देखिए रिजेक्ट का मतलब जीरो होता है, जहां भी आपकी रिजेक्ट आ जाए वहां पे जीरो लगा देना है आपको। तो ये इस तरह से देखिए दो ग्रुप बन गए यहाँ पे। पहले हमने टोटल लिख दिया है, फिर हमने उस टोटल को डिवाइड कर दिया क्वेश्चन के अंदर कितने ग्रुप बनवा देते हैं। कई बार क्वेश्चन में ग्रुप नहीं होता, एक ही लाइन दी हुई रहती है, कोई रिजेक्ट नहीं होता, जितनी एप्लीकेशन आती है उन्हीं को बना दिया जाता है। तो जो मैंने टोटल वाली लाइन लिखी थी ना, उसी को आप एक लाइन में बना सकते हैं यहाँ पे। पर कभी भी आपके एक से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं तो आपको इस तरह से फर्स्ट और सेकंड डाल करके आपको इक्वेशन सेट करनी है। तो आई होप आपको ग्रुप बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसे ही बनाया। अब थर्ड कॉलम जो इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्स्ट्रा शेयर, यानी कितने एक्स्ट्रा शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। तो ये कैसे आएगा, देखिए आपके फर्स्ट कॉलम में से आप सेकंड कॉलम लेस कर दीजिए। तो कैसे होगा, देखिए दो ग्रुप थे हमारी, 70,000 में से 50,000 गए, 20,000 शेयर बचे, 5,000 में से रिजेक्टेड 0 गया, 5,000 बचे। ये आपकी इस तरह से एक्स्ट्रा शेयर आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले कॉलम में से मैंने दूसरा कॉलम लेस कर दिया। अब फोर्थ कॉलम है, देखिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट। देखिए ये शेयर आए, हमें एंट्री अमाउंट से करनी होती है। तो आपको पता है जब भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं तो उसे किसी अमाउंट से मल्टीपल करना होता है। देखिए हम ये जो एंट्री कर रहे हैं पहले एप्लीकेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अप्लाई होता है, तो एप्लीकेशन मिलती है। तो एप्लीकेशन देखिए ऊपर ही ऊपर मैंने बता रहा कि आपको 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, तो आप इस थर्ड कॉलम को 3 रुपीज से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो देखिए 20,000 इंटू 3 60,000 हुआ एंड 5,000 इंटू 3 15,000 हुआ। ये हमारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट आ गया है कि जो हमें एक्स्ट्रा शेयर्स मिले थे, उन एक्स्ट्रा शेयर्स में हमें क्या मिली है, एप्लीकेशन का अमाउंट एक्स्ट्रा मिला। तो टोटल हमें पहले ग्रुप में 7,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं और दूसरे वाले ग्रुप से हमें 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं हमें एप्लीकेशन पे। और ये जो 15,000 है इसको हम रिफंड बोल देंगे, क्योंकि ये तो रिजेक्टेड थे, तो लिखा हुआ भी था अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वाज रिफंडेड। तो ये 15,000 तो रिफंड होंगे, तो इसके आगे हमने आर भी लगा सकते हो आप, मैंने पूरा लिख दिया रिफंड। यानी जब हम एंट्री करेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये 15,000 रुपीज तो हमें रिफंड करने। आई होप आपको फोर्थ कॉलम तक समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट नहीं है। अब यहां तक फोर्थ कॉलम तक हमारा एप्लीकेशन का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए कि कितना हमें अमाउंट एक्स्ट्रा मिला था वो हमने एंट्री कर ली। अब एक ही लाइन चलेगी, एक तरीके से देखा जाए तो 70,000 वाली 70,000 50,000 वाली लाइन चलेगी, फिर 5,000 वाली लाइन तो एप्लीकेशन पे एंड होगी, क्योंकि एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में रिफंड हो जाता है। तो आगे अब हम अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे वो फर्स्ट लाइन का ही होगा। देखिए तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू पे आते हैं। देखिए अलॉटमेंट ड्यू जब आप करेंगे तो अलॉटमेंट देखिए आपका 3 रुपए से ड्यू है। अब अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे ड्यू करेंगे आप, देखिए अलॉटमेंट 70,000 पे ड्यू करेंगे या 50,000 पे। देखिए पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड पे होती है, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। बाकी जो एंट्री होती है वो अलॉटेड पे होती है। तो जो अलॉटमेंट ड्यू होगा देखिए वो 50,000 शेयर्स पे होगा। अलॉटमेंट आपका 3 रुपए का है, तो ये आपके 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट ड्यू है। ये नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री जो कि 50,000 शेयर्स पे होगी। देखो इशूड 50,000 ही आपकी, फिर भी मैंने एरो से बता दिया कि 50,000 को आपको 3 रुपीज से मल्टीपल करना है जो अलॉटमेंट ड्यू है। अब आपको 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं आप शेयर होल्डर से। जब आप जैसे ही शेयर होल्डर से 1.5 लाख रुपए मांगते हैं तो शेयर होल्डर बोलते हैं भैया हमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी हुई है आपको पहले ही। कितनी दी हुई है, देखिए अलॉटमेंट ड्यू के जस्ट पहले एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट है। तो वो शेयर होल्डर बोलते हैं भैया आप 1.5 लाख मांग तो रहे हो, लेकिन हमारा वो पिछला 60,000 रुपए भी तो हमारा पिछला ड्यू चल रहा है जो हमने आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो वो 60,000 रुपए आपको यहां पे आकर के लेस कर देने होते हैं, जिसे मैंने एडजस्टमेंट या अलॉटमेंट बोला। कि जैसे ही आपने अलॉटमेंट के 1.5 लाख मांगे, शेयर होल्डर ने बोला भैया हमने एप्लीकेशन पे 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए थे। फोर्थ कॉलम देख लीजिए जस्ट आप, वो फोर्थ कॉलम में आपका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट है। तो उन्होंने 60,000 रुपए का पहले ही एडवांस दिया हुआ है। तो इस 1.5 लाख में से हमने वो 60,000 रुपए एडवांस एडजस्ट कर दिया, जैसे मैंने एडजस्टमेंट अलॉटमेंट बोला है 6th कॉलम में। तो नेट अमाउंट जो आएगा देखिए 1.5 लाख में से आप 60,000 लेस कर दीजिए, तो ये आपका 90,000 नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल अमाउंट आएगा। कि आपको जो शेयर होल्डर से नेट पैसा लेना है वो 90,000 ही लेना है। देखिए आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1.5 लाख पूरा ड्यू था, 1.5 लाख के जस्ट पहले एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट है, हमने निकाल लिया था कितना पैसा उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो 1.5 लाख में से आपने 60,000 रुपए लेस कर दिए, तो नेट हमें 90,000 की चाहिए। तो ये इस तरह से हमने टेबल से सारे अमाउंट निकाल लिए अलॉटमेंट तक के। अब देखिए आपका जो दो अमाउंट मेन होते हैं जो मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए 1,50,000 जो अलॉटमेंट ड्यू का था, और आपका
अलॉटमेंट का जो बैंक की एंट्री है 90,000 से। देखिए ये अलॉटमेंट 1,50,000 है, लेकिन 60,000 लेस करके नेट अलॉटमेंट हमें जो मिलेगा वो 90,000 का मिलेगा। देखिए 5,000 वाली लाइन का अलॉटमेंट में मैंने पहले ही बोल दिया था रिजेक्ट है, जीरो है, तो उनसे तो आप अलॉटमेंट ले ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो आपने रिफंड कर दिया, इसलिए उनके आगे डैश 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 लगाया गया है अलॉटमेंट के तीनों कॉलम्स में। अब देखिए इस तरह से हमने ये 7 कॉलम्स के अमाउंट निकाल लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें अब ये पता होना चाहिए कि जो 7 कॉलम्स में हमने जो 7 डिफरेंट अमाउंट्स लिखे हैं, ये जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो इन जनरल एंट्री में हम कौन से कॉलम से अमाउंट पिक करेंगे और उन्हें जनरल एंट्री में प्लेस करेंगे, ये रूल हमें पता होना चाहिए। देखिए अलॉटमेंट तक की हमें एंट्री करनी है मेन, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल का तो कोई सिंपल एंट्री है, अलॉटमेंट तक का ही सारा मेन एडजस्टमेंट है। तो अलॉटमेंट तक देखिए 4 एंट्री बनती है, 2 तो एप्लीकेशन की और 2 अलॉटमेंट की। तो ध्यान देना इस 7 कॉलम से जो है, इस 7 कॉलम से हमें 4 एंट्री बनानी है, ये चीज ध्यान रखनी है एनालिटिकल टेबल में आपको। इन 7 कॉलम से हमें 4 एंट्री के अंदर अमाउंट को प्लेस करना है। वो कैसे प्लेस करना है वो मैं अब आपको रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। देखिए अब रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन के बैंक की होती है, पहले कॉलम से करेंगे, जो फर्स्ट अप्लाइड वाला कॉलम लिखा हुआ है वहां से होगी। सेकेंड एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। जो सेकेंड एंट्री होती है जहां पे आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, और मैंने लास्ट स्लाइड में ही बताया था कि वो कैपिटल में भी जाता है, फिर रिफंड भी होता है, अलॉटमेंट में भी जाता है, कोर्स एडवांस में भी आप ट्रांसफर करते हो। तो यहां पे अलॉटमेंट तक अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम की सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम की जो एंट्री है वो आपके सेकंड एंट्री में जाती है आपके। थर्ड एंट्री विल बी डन फ्रॉम फिफ्थ कॉलम, जो मैंने 1,50,000 लिखा हुआ है, ये नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है। एंड फोर्थ एंट्री जो अलॉटमेंट का बैंक होता है दैट विल बी डन फ्रॉम 7th कॉलम, जो लास्ट वाला कॉलम है नेट अलॉटमेंट रिसीवल वाला। तो ये 4 एंट्री के जो एप्लीकेशन की 2 एंट्री है और अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, इन चारों एंट्री के रूल मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके बता दिए हैं। इनको आप याद कर लीजिए। कॉलम आपको बनाना मैंने बता दिया है, 7 कॉलम कैसे बनेंगे। इन 7 कॉलम से 4 एंट्री के रूल आपको याद कर लीजिए, आराम से आपकी एंट्री हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं फर्दर एलोबरेट कर देता हूं। फर्स्ट एंट्री जो होती है देखिए शेयर एप्लीकेशन के बैंक वाली होती है, जो कि अप्लाइड शेयर से होगी। ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट एंट्री आपकी हमेशा अप्लाइड शेयर से होती है, जो बैंक वाली एंट्री करोगे आप। सेकंड एंट्री के अंदर मैंने लिखा है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम से होगी। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ कॉलम से क्या निकलेगा वो बता देता हूं आपको। देखिए सेकंड कॉलम से आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा जो अलॉटेड शेयर्स है, फोर्थ कॉलम से आपका 2 बैंक रिफंड आएगा, एंड सिक्स कॉलम से आपका शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा कि कितना आप एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं आपके। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स से आपके 3 अमाउंट निकलेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन को जब आप क्लोज करेंगे सेकंड एंट्री में तो आप कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, रिफंड में ट्रांसफर करेंगे और अलॉटमेंट में कितना पैसा गया, इस तरह से सेकंड एंट्री आपकी क्लोज होती है। थर्ड एंट्री आप नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, जो जैसे आप करते हैं वैसे ही होगी। एंड फोर्थ एंट्री जो है आपकी वो अलॉटमेंट का बैंक है, जो कि 7th कॉलम से आपका आएगा। तो ये इस तरह से ये 7 कॉलम से आपकी 4 एंट्री बन जाएगी। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का यहाँ कोई रूल नहीं है, वो सिंपल एंट्री है, जैसे आप करते हो वैसे ही होगी, क्योंकि हमारा सारा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक ही हो रहा है। तो सारा दिमाग हमें अलॉटमेंट तक ही लगाना होता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में फिर सिंपल एंट्री है, 50,000 को सीधे मल्टीपल कर देंगे अपन। तो यहाँ पे तो खैर फर्स्ट कॉल ही है, सेकंड कॉल तो फिर यहाँ पे है नहीं, तो फर्स्ट कॉल तो सीधी 4 रुपए से मल्टीपल हमें करना होता है 50,000 को। तो आइए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जनरल एंट्री बता देता हूं। तो सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो एनालिटिकल टेबल है मैं उसको एक बार एज इट इज वहीं पे प्लेस कर रहा हूं, ताकि सारे अमाउंट आपके सामने रहे और आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके कि किस तरह से एंट्री जा रही है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनरल देखिए इस स्लाइड के अंदर मैंने जो एनालिटिकल टेबल है उसको एज इट इज लिया, उसमें कहीं चेंजेस नहीं है, सारे के सारे अमाउंट वही है। आइए अब यहां से हम जनरल एंट्री करना सीखते हैं कि इन 7 कॉलम्स के अमाउंट को हम किस तरह से उन पहली 4 एंट्री में प्लेस करेंगे। तो देखिए जनरल का फॉर्मेट है, देखिए इसके अंदर देखिए मैंने वो डेट पर्टिकुलर डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट को नहीं लिखा, क्योंकि इस वाले स्लाइड में 2 ही एंट्री हो पाएगी, तो मैंने सीधा एंट्री के लिए हिसाब से फॉर्मेट बनाया मैंने। तो देखिए पहली एंट्री का जो रूल है वो था अपने फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। देखिए पहली जो एंट्री होगी वो पहले कॉलम से होगी आपके। देखिए पहला कॉलम जो है वो अप्लाइड का है, उस अप्लाइड के अंदर हमने जो लिखा था शेयर, देखिए टोटल 75,000 हमने शेयर्स लिखे थे। तो देखिए पहली जो एंट्री होती है वो अप्लाइड शेयर से होगी, और शेयर जो एप्लीकेशन का अमाउंट था देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 3 अमाउंट है, तो पहला अमाउंट 3 एप्लीकेशन का है। तो देखिए पहली एंट्री इस आपको अप्लाइड शेयर से करनी, जो टोटल अप्लाइड शेयर है 75,000, इसको जब आप 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2,25,000। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। देखिए ये पहली एंट्री पहले कॉलम से कर ली है। 75,000 की टोटल अप्लाइड शेयर थे, एंट्री तो टोटल से ही होगी,
तो 75,000 इंटू 3 2,25,000, क्योंकि हमें 75,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली है और 75,000 पे हमें 3 रुपए एक शेयर पे मिले थे, तो ये पहली एंट्री हो गई है। अब हम सेकंड एंट्री करते हैं, तो देखिए सेकंड एंट्री वहीं से करेंगे जहां से पहली एंट्री खत्म हुई थी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 2,25,000, ये हमने जहां पे क्रेडिट किया था सेम उस पोर्शन को हमने डेबिट कर दिया। अब देखिए सेकंड एंट्री का जो रूल था वो था कि सेकंड एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। सेकंड एंट्री दूसरे, चौथे और छठे कॉलम से हमें करनी है। अब दूसरे कॉलम का क्या मतलब था, देखिए दूसरे कॉलम का मतलब था कि इससे शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। तो सेकंड कॉलम में देखिए हमारे अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड शेयर देखिए हमारे 50,000 थे, तो सेकंड एंट्री हमें 50,000 पे करनी, कोई कैपिटल में अमाउंट अलॉटेड पे जाता है। तो हमारा जो कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल देखिए 50,000 इंटू 3 रुपीज आएगा, क्योंकि अलॉटेड तो 50,000 है, इंटू 3 रुपीज एप्लीकेशन है, तो टोटली आपके 1.5 लाख रुपए हुआ। तो ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, ये सेकंड कॉलम से एंट्री इस तरह से आई है। सेकंड कॉलम से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आता है जो कि 50,000 शेयर पे आएगा, क्योंकि टोटल अलॉटेड 50 है। पहली एंट्री टोटल अप्लाइड पे थी, सेकंड एंट्री टोटल अलॉटेड पे है, जो कि सेकंड कॉलम से लिए इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ गया इससे। अब फोर्थ कॉलम में आप आइए, देखिए फोर्थ कॉलम में देखिए 15,000 है, रिफंड लिखा हुआ है फोर्थ कॉलम में। तो ये सेकंड जो एंट्री के अंदर जो फोर्थ कॉलम है उसका मतलब 2 बैंक होता है आपके। तो ये 2 बैंक देखिए फोर्थ कॉलम 2 बैंक रिफंड होगा, तो ये 2 बैंक ये आपके 15,000 का अमाउंट आ गया, जो कि हमने रिफंड के ऊपर लिखा हुआ था। तो फोर्थ कॉलम से हम रिफंड लेते हैं, रिफंड का मतलब 2 बैंक करना है। और सिक्स्थ कॉलम का मतलब था देखिए आपके शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आता है, इसमें देखिए एडजस्टमेंट या अलॉटमेंट लिखा हुआ है 60,000, मतलब आपने 60,000 रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं आपने, तो ये एंट्री के अंदर आपके आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। इस तरह से देखिए आपके सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ कॉलम का अमाउंट बनता है, जो कि मैंने जनरल एंट्री के अंदर भी देखिए 2-4 से लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं होता, आपको समझाने के लिए मैंने 2-4 से लिख दिया है कि 2 से इक्विटी शेयर कैपिटल आया है, 4 से 2 बैंक रिफंड आया है और 6 से 2 शेयर अलॉटमेंट आया है। कॉलम ऊपर देख लीजिए, सब चीजें साफ साफ लिखी हुई है। 2 के अंदर 50,000 शेयर थे, वहां से मल्टीपल करके शेयर कैपिटल का अमाउंट आया, फोर्थ कॉलम में रिफंड लिखा हुआ है, सिक्स्थ कॉलम में माइनस करा हुआ है 60,000। ये इस तरह से हमारी सेकेंड एंट्री बनी है। देखिए ये पहली 2 एंट्री जो है उनके रूल्स मैंने इस स्लाइड में बता दिए। अब अलॉटमेंट के जो रूल हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी मैंने एनालिटिकल टेबल को एज इट इज रखा है, ताकि अमाउंट आप जब लिखें तो आपको दिक्कत नहीं हो। हम देखिए पहले 2 एंट्री कर चुके हैं एप्लीकेशन की, अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो आइए फॉर्मेट ले लेते हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स था देखिए थर्ड एंट्री का, थर्ड एंट्री विल बी डन फ्रॉम फिफ्थ कॉलम। देखिए फिफ्थ कॉलम में देखिए अलॉटमेंट ड्यू के आगे मैंने 1,50,000 लिखा हुआ है, तो ये 1,50,000 ड्यू की एंट्री जो हम करते हैं वही नॉर्मल ड्यू वाली एंट्री है, जैसे आप करते हो वही। देखिए आप वैसे भी निकालना चाहे तो देखिए 50,000 अलॉटेड शेयर है, 50,000 इंटू 3 रुपीज आपके अलॉटमेंट है, तो आप वैसे भी कर सकते थे इसको। तो ये थर्ड एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, और ये हमारी थर्ड एंट्री जो ये नॉर्मल ड्यू की एंट्री है। ये जैसे आप करते हो वैसे ही करिए। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज चाहिए थे, आप कॉलम से लेना चाहते हैं तो फिफ्थ कॉलम से देखिए इसका अमाउंट आ जाता है आपके। अब जो फोर्थ एंट्री आप करेंगे, देखिए फोर्थ एंट्री का रूल है, फोर्थ एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेवंथ कॉलम, 7वें कॉलम से फोर्थ एंट्री आएगी। 7वें कॉलम में लिखा हुआ है नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल, जो कि 7 रुपीज का है, जो कि सेवंथ कॉलम है, सॉरी। तो 90,000 का अमाउंट है, तो ये अलॉटमेंट का बैंक है देखिए आपकी, तो एज इट इज हम एंट्री कर देंगे इसको, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। ये सेवंथ कॉलम का अमाउंट एज इट इज 90,000 आ गया है। टोटल 1.5 लाख था, 60,000 पहले एडजस्ट कर चुके हैं, 90,000 ही नेट हमें मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट की जो मेन इक्वेशन थी, हमें अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट करना था, हमने अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा भी नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इन 7 कॉलम से हमने ये पहली 4 एंट्री बनाई है। अब इसके बाद में जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है, देखिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल एंट्री जैसे आप करते हो वैसे ही होगी। तो फिफ्थ एंट्री जब आप करते हो, देखिए उसमें 4 रुपए है, तो 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपीज का अमाउंट बनता है। तो ये आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या 2 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, और इसका फिर एज इट इज बैंक आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सारा अमाउंट हमें मिल गया है। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपका उसके बैंक की एंट्री होगी। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट कॉल में हमें कहीं दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि हमारा सारा एडजस्टमेंट या हमारी जो टेबल बनी थी एनालिटिकल, देखिए वो 7th कॉलम तक की थी, अलॉटमेंट तक की टेबल थी, इसलिए सारा दिमाग हमें अलॉटमेंट तक की कॉल तक ही लगाना पड़ा। जब हम आगे वीडियो में कॉल्स इन एडवांस तक जाएंगे हम, कि हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, सरप्लस पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का, वो कॉल्स तक भी जाएगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक जाएगा, सेकंड कॉल्स तक जाएगा, तो फिर हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक भी दिमाग लगाना पड़ेगा। उनके अमाउंट भी हमें फिर टेबल से लेने पड़ेंगे, पर यहां पे जो टेबल बनी थी वो अलॉटमेंट तक की थी, इसलिए हमें अलॉटमेंट तक के अमाउंट में ही दिमाग लगाया है।
बाकी फिर फर्स्ट कॉल हमने जैसे होती थी सिंपल में हमने वैसे ही करी है। तो आई होप देखिए आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंट्रीज आपको समझ में आई होगी, और प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो एनालिटिकल टेबल मैंने बनाई है और एनालिटिकल टेबल के अलॉटमेंट तक के जो 4 मेन रूल मैंने बताए हैं आपको उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर कह रहा हूं आप इन रूल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके प्रोरेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा और एकदम करेक्ट आंसर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा क्योंकि सारे अमाउंट आपके सारे अमाउंट सामने लिखे हुए हैं, कैलकुलेटेड है, और फिर हमें उन्हें बस सही जगह प्लेस करना है रूल्स के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम प्रोरेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड चीजें ही लेंगे, लेकिन एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज हमने अलॉटमेंट तक लिया था, आगे की वीडियो में हम इससे आगे की कोई चीज देखेंगे, इसमें कुछ और नया करेंगे, इससे रिलेटेड जो नई इक्वेशंस आती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।